Hello everyone, welcome to Wow IS Current Affairs section. In this video, we shall be discussing current affairs of August 15, 2020. Today's topics are Business Responsibility Report, second topic is One Sun, One World, One Grid initiative, then Greater Mali Connectivity Project, sixth schedule of the Indian Constitution, and last topic will be UAE Israel Agreement. Our first topic of the day is Business Responsibility Report. मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने रिलीज़ की है रिपोर्ट ऑन बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग। एक पैनल को अपॉइंट किया गया था इन दिस रिगार्ड। अब इसके अंदर होगा क्या? इट विल बी ए सिंगल सोर्स ऑफ डिस्क्लोजर्स फॉर नॉन फाइनेंशियल डेटा ऑफ अ कंपनी और कॉरपोरेट। अब नॉन फाइनेंशियल डेटा होता क्या है? नॉन फाइनेंशियल डेटा इंक्लूड करता है बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी, इट्स प्रोसेसेस, इट्स परफॉर्मेंस, इंफॉर्मेशन ऑन इट्स बेसिक प्रिंसिपल्स। ये सब चीज़ें जो है नॉन फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स या नॉन फाइनेंशियल डेटा इंक्लूड करता है। अब इसमें अडॉप्शन की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जब भी एक लिस्टेड कंपनी होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ फंड इन्वॉल्व होता है पब्लिक का। अब अगर पब्लिक का फंड इन्वॉल्व है तो देयर इज एन एलिमेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट ऑल्सो इन्वॉल्व इन इट। इस इंटरेस्ट की वजह से कंपनीज आर ऑब्लाइज टू मेक एग्जॉस्टिव डिस्क्लोजर्स ऑन रेगुलर बेसिस टू इट्स स्टेक होल्डर्स। अब इस पर सेबी क्या बोलता है? सेबी ये कहता है कि जो टॉप 1000 कंपनीज हैं अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन दे हैव टू मैंडेटरली पुट दिस रिपोर्ट इन पब्लिक डोमेन। सेकेंडली जो MCA है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, it is going to extend it to unlisted companies but which have the companies which are having a certain turnover or paid up capital। यानी एक थ्रेशोल्ड रखा जाएगा उस टर्नओवर के अबव जो कंपनीज आएंगी जिनका टर्नओवर उस थ्रेशोल्ड से ऊपर रहेगा, या एक पर पेड कैपिटल के लिए भी थ्रेशोल्ड रखा जाएगा। अगर उसके ऊपर वो रहता है तो दे हैव टू डिस्क्लोज देयर ओन ऑल नॉन फाइनेंशियल डेटा। ऑल्सो पैनल ने ये भी रिकमेंड किया है कि देर वुड बी टू फॉर्मेट्स फॉर डिस्क्लोजर। वन विल बी ए कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट एंड अनदर विल बी ए लाइट फॉर्मेट। जो कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट रहेगा वो बड़ी कंपनीज के लिए रहेगा या जो जिनका कैपिटलाइजेशन ज़्यादा बड़ा है, और जो लाइट वर्जन रहेगी वो रहेगी स्मॉल अनलिस्टेड कंपनीज के लिए, और इट विल बी ऑन वॉलेंट्री बेसिस फॉर द स्मॉल अनलिस्टेड कंपनीज। अब हमारा सेकंड टॉपिक है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव। ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इस इनिशिएटिव को होल्ड पे रखा है टिल फर्दर नोटिस। नाउ व्हाट दिस ऑब्जेक्टिव इज ऑल अबाउट? दिस प्रोजेक्ट envisages having an interconnected power transmission grid across nations for supply of clean energy। यानी वेरियस नेशंस के बीच में एक पावर ग्रिड हो जिसके थ्रू जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो सप्लाई की जाएगी कंट्रीज़ के बीच में। ना अब इसकी विजन क्या है? इसकी विजन ये है कि सन नेवर सेट्स, यानी पूरी अर्थ के ऊपर सन कहीं ना कहीं हर टाइम 24 आवर्स में रहता ही रहता है। अगर हमारे पास एक ऐसी ग्रिड हो जो वेरियस नेशंस को कनेक्ट करती है, सो वी कैन इंश्योर दैट द वर्ल्ड ओवर वी विल बी एबल टू सप्लाई दिस रिन्यूएबल एनर्जी। अब इसके अंदर दो ब्रॉड जोन्स में डिवाइड किया गया है वर्ल्ड को। एक है फार ईस्ट। फार ईस्ट इंक्लूड्स योर म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया एक्सेट्रा, यानी साउथ ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं उनको ये इंक्लूड करता है। दूसरा है फार वेस्ट। फार वेस्ट में आपकी कंट्रीज आ जाएंगी मिडल वेस्ट या मिडल ईस्ट, सॉरी, एंड अफ्रीकन रीजन इसके अंदर आ जाएगा। तो ये आ जाएंगी मिडल ईस्ट के अंदर, ओ सॉरी फार वेस्ट के अंदर, और इन दोनों के बीच में है इंडिया। सो इंडिया विल बी कनेक्टिंग द फार ईस्ट कंट्रीज एज वेल एज द फार वेस्ट कंट्रीज। अब इसको 3 फेजेस में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पहले फेज़ में क्या होगा? जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, जो एशियन कंट्रीज़ हैं, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, उन सबको कनेक्ट किया जाएगा ग्रिड के साथ। फेज़ 2 के अंदर क्या होगा? जो अदर एरियाज़ हैं जो रिच हैं रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, उनके साथ इनको कनेक्ट किया जाएगा। थर्ड फेज़ में क्या होगा? जो इंटर कनेक्शंस हैं वो ग्लोबल लेवल पे चले जाएंगे, चाहे वो कंट्री रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करती हो या ना करती हो। तो पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो इस पावर ग्रिड से कनेक्ट कर दिया जाएगा एक ही ग्रिड के साथ। अब इसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे? बेनिफिट्स वही यूजुअल वाले रहेंगे। इट विल हेल्प इन अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट, इट विल हेल्प इन यूटिलाइजिंग स्किल्स, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंसेस। सेकेंडली इट विल हेल्प इन रिडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें पूल हो रही हैं वहाँ पे, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट जो होती है, जैसे मशीनरी बाय की, वो एक जगह पे मशीनरी बाय कर दी, वही मशीनरी दूसरी जगह भी काम आ जाएगी। सो इट विल लीड टू हायर एफिशिएंसीज,
इट विल इंक्रीज एसेट यूटिलाइजेशन। उसके बाद ये फर्दर कैसे हेल्प कर सकता है, इट कैन एक्चुअली हेल्प पॉजिटिवली इन इम्पैक्टिंग पॉवर्टी एलिविएशन। फॉर एग्जांपल जो हमारे रिसोर्सेज लगने वाले हैं किसी ग्रिड को क्रिएट करने में, किसी पावर सोर्स को क्रिएट करने में, वो अब कम लगेंगे, बिकॉज वी विल बी बोरोइंग स्किल्स एंड मशीनरी एंड एवरीथिंग फ्रॉम विद ईच अदर, so we can use those resources for poverty alleviation. So then it will help in mitigating water, sanitation, food and other socio-economic challenges. जो challenges के अंदर वो ये रहेगा, it will be impeded by the issues of intricate geopolitics, unfavorable economics, unwarranted globalization and undue centralization that can act against the concept. So this was all about this OSOWOG initiative. Our next topic is Greater Male Connectivity Project. और ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू फंड दिस प्रोजेक्ट एंड इट विल बी प्रोवाइडिंग अराउंड $500 मिलियन पैकेज फॉर दिस प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट के अंदर होगा क्या, अंडर दिस प्रोजेक्ट माली विल बी कनेक्टेड टू विलिंगिली, थिलाफूशी एंड गुलीफाहू आइलैंड्स। इसकी वजह से जो माले के ऊपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा और जो कनेक्शंस होंगे वो बनाए जाएंगे ब्रिजेस की फॉर्म में, कॉजवेज की फॉर्म में। इसके अलावा इंडिया विल बी सपोर्टिंग अदर प्रोजेक्ट्स लाइक वाटर एंड सीवेज प्रोजेक्ट्स इन 34 आइलैंड्स। देन नेक्स्ट वन बी रिक्लेमिनेशन प्रोजेक्ट फॉर द एडल आइलैंड, देन एट पोर्ट एट गुलीफाहू आइलैंड, then airport redevelopment at Hanimadu Island, then a hospital and a cricket stadium is Huhumale. सो इन सब प्रोजेक्ट्स को भी इंडिया वहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। और माले की हम लोकेशन देख लेते हैं, इट इज़ ऑन इन दी बिलो द अरेबियन सी इन द इंडियन ओशन ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, एंड दिस इज़ माले, दिस इज़ विलिंगिली, गुलीफाहू एंड थिलाफूशी। Our next topic is related with 6th schedule of the Indian Constitution. अभी अरुणाचल प्रदेश की तरफ से डिमांड आई है कि उसको भी इंक्लूड किया जाए 6th शेड्यूल के अंदर या आर्टिकल 371A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। 6th शेड्यूल के अंदर है क्या, 6th शेड्यूल के अंदर हैं 6 ट्राइबल एरियाज ऑफ 4 स्टेट्स, दैट इज़ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और इसके अंदर कुछ सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं यहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन को थ्रू फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, और ये आता है आर्टिकल 244 के अंदर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब इसके अंदर क्या होता है, कुछ स्पेशल पावर्स रहती हैं गवर्नर के पास, जैसे गवर्नर कैन रीऑर्गेनाइज द बॉडीज ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द ट्राइबल एरियाज, ही कैन ऑल्सो ऑल्टर और चेंज द नेम ऑफ ऑटोनोमस रीजन्स विदाउट सेपरेट लेजिस्लेचर। यानी ये स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर रहता है पर गवर्नर के कंट्रोल के अंदर ये चीज़ें आती हैं। सेफगार्ड एक प्रोवाइड किया गया है 6th शेड्यूल के ऑटोनोमस रीजन्स को। अब जो ADCs हैं या ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, दे आर एम्पावर्ड विद सिविल एंड जुडिशियल पावर्स, और वो विलेज कोर्ट्स को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी वो अपने जितने भी मामले हैं वो वहीं पे सुलझा सकते हैं जो उनके जुरिस्डिक्शन में आते हैं। उसके साथ साथ गवर्नर को भी पावर दी गई है कि वो स्पेसिफाई कर सकता है कि इन विलेज कोर्ट्स पे या इन ADCs पे हाई कोर्ट की कितनी जुरिस्डिक्शन रहेगी, और इसके लिए ही डजेंट नीड परमिशन फ्रॉम दी स्टेट लेजिस्लेचर। नाउ ADCs के साथ साथ 6th शेड्यूल है वो रीजनल काउंसिल्स भी अलाउ प्रोवाइड करता है। अब रीजनल काउंसिल्स का मतलब ये होता है कि वो डेवलपमेंट वगैरह के जो काम है वो अपने आप से ही कर सकते हैं। जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसके अंदर 10 एरियाज़ हैं जिसके अंदर रजिस्टर्ड ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। वो इस तरह से हैं, जैसे आसाम हो गया उसके अंदर 3 हैं, देन मेघालय के अंदर 3 हैं, मिजोरम के अंदर 3 हैं और त्रिपुरा के अंदर 1 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है। हर एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल के अंदर 30 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होंगे, जिसमें से 4 मेंबर्स नॉमिनेट करेगा गवर्नर, और जो रेस्ट मेंबर्स होंगे यानी 26 मेंबर्स जो होंगे, अगर 30 मेंबर होते हैं तो वो इलेक्शन के थ्रू चुने जाएंगे, और जो उनका टर्म रहेगा वो रहेगा 5 ईयर्स का। इसके 6th शेड्यूल और 5th शेड्यूल के बारे में आप ज़्यादा पढ़ सकते हो लक्ष्मीकांत की बुक से। सो इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड विद इंटरनेशनल रिलेशंस। अभी UAE और इसराइल के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है जिसके अकॉर्डिंगली वो एस्टेब्लिश करेंगे फुल डिप्लोमेटिक टाइज विद ईच अदर। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि UAE विल बी द फर्स्ट गल्फ कंट्री टू डू सो, और ये 3rd अरब कंट्री है जिसने ये किया है। इससे पहले इजिप्ट एंड जॉर्डन दोनों ने ही फुल डिप्लोमेटिक टाइज इसराइल के साथ एस्टेब्लिश कर लिए हैं। इसके पीछे जो रीज़न बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि ईरान इज़ गेटिंग असर्टिव, और दूसरा
जो लोकल ग्रुप्स हैं जैसे हिजबुल्लाह हो गया, हमास हो गया, उनकी असर्टिवनेस भी बढ़ती जा रही है। तो उसको काउंटर करने के लिए इसराइल और यूएई ने अब एक दूसरे के साथ क्लोजनेस मेंटेन करने का लिए डिसाइड किया है। इट इज़ ऑल्सो बीइंग सीन दैट यूएस का एक काफ़ी बड़ा रोल रहा है इस अरब इसराइल रिलेशंस को इम्प्रूव करवाने में। एंड दिस डील हॉल्ट्स द इसराइली एनेक्सेशन प्लान्स। और पैलेस्टाइन जो पैलेस्टीनियंस हैं वो हमेशा इसके अगेंस्ट रहे हैं कि अरब गवर्नमेंट्स को इसराइल के साथ कोई डील नहीं करनी चाहिए, अपने जो टाइज उनको नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए जब तक कि एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन स्टेट रीच ना हो जाए। बट दिस इज सीन एज अ पॉजिटिव स्टेप बिकॉज नाउ विद दिस डील Israel's annexation plans will be halted in the West Bank region. अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं व्हाट इज़ द इशू विद द वेस्ट बैंक रीजन एंड व्हाट आर इट्स एनेक्सेशन प्लान्स। जो वेस्ट बैंक रीजन है वो ये वाला है। इट इज़ टू द वेस्ट ऑफ द जॉर्डन रिवर। और 1948 के वॉर में जब इस अरब इसराइल वॉर जो हुआ था उसके अंदर जो जॉर्डन था उसने इसको ऑक्यूपाई कर लिया था। पर इन द 1967 जो 6 डे वॉर हुआ था इस अरब कंट्रीज़ के बीच में और इसराइल के बीच में, उसमें इसराइल ने इसको वापस से ले लिया था। अब ये जो एरिया है ये लैंड रॉक्ड रीजन है एंड इट इज़ बॉर्डर्ड बाय जॉर्डन ऑन द ईस्ट एंड इसराइल ऑन टू द साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो आती है ओस्लो अकॉर्ड। इट वाज इन 1990s। और इसके अंदर क्या था, इसके अंदर पैलेस्टीन को भी कुछ पार्ट दिया गया था वेस्ट बैंक का। सो अब जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो ये है कि जो पैलेस्टीन्स हैं वो 40% इसको कंट्रोल करते हैं एंड रेस्ट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय इसराइल। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज करंट अफेयर्स। वी होप दैट आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड फॉर डाउनलोडिंग करंट अफेयर्स ऑफ टुडे go to our telegram channel. Thank you very much and have a nice day.